भावना रसोई में गर्मा गर्म चाय बनाने के लिए जाती है तो वो देखती है कि दीपिका पहले से ही वहाँ पर समोसे बना रही होती है। मैं तो भूल ही गई थी कि मेरे गांव में एक चटोरी लड़की भी है जिसे खाना खाने को मत बोलो, लेकिन समोसे तो नींद में भी खिला दो खा लेगी। माँ, आपको तो ना खुश होना चाहिए कि आपको इतनी कामकाजी बेटी मिली है जो खुद ही काम कर लेती है, वो भी बिना बोले। वरना बाकियों की माँ तो चिल्लाती रहती है, फिर भी उनकी बेटियां रसोई में कदम तक नहीं रखती हैं। हाँ ठीक है, लेकिन कौन सा तू मेरे लिए रसोई में आई है? आई तो अपने लिए समोसे बनाने हैं ना। अच्छा जी, तब तो आप मुंह बंद करके रखोगी, तब तो समोसे को हाथ भी नहीं लगाओगी। गजब बेइज्जती है। अरे ये क्या बात हुई, क्यों नहीं लगाऊंगी? अब घर में कोई खाने पीने वाली चीज बनेगी तो खाऊंगी ही। आप सही हो माँ, बनाया हुआ खाना खा पी लो और बनाने वाले को ताने भी मार दो। मैं तुझे कोई ताना नहीं मार रही हूँ, एक सच बता रही हूँ बस। लेकिन अब छोड़ इन सब बातों को और समोसे बनाने के बाद मेरे लिए एक कप चाय बना दियो। बाहर बहुत अच्छी बारिश हो रही है, इस मौसम में चाय पीने का मजा ही अलग है। भावना इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और हॉल में जाकर बैठ जाती है। तभी दीपिका अपने आप से बोलती है, मेरी माँ कितनी चालू है, देख रही है कि काम कर रही हूँ, फिर भी चाय का ऑर्डर देकर चली गई है। अब चलो इनके लिए चाय भी बनाओ। पता नहीं इनको नीचे आने को किसने कहा था, चैन से अपने कमरे में बैठ नहीं सकती, मेरे रंग में भंग डालने आ गई थी। दीपिका इतना कहकर समोसे को छोड़कर चाय बनाने लगती है। थोड़ी देर बाद वो समोसे के साथ चाय, चटनी सब कुछ लेकर हॉल में जाती है और सारा सामान टेबल पर रखकर सोफे पर लेट जाती है। हाय राम, कितना काम करना पड़ता है मुझे, थक गई मैं तो। फिर भी लोगों को मेरी कोई कदर नहीं है, लोग मुझे कामचोर बोलते हैं। तू ये इशारे इशारे में किसे ताना मार रही है? ये मत सोच कि मुझे कुछ समझ नहीं आता है, मैं तेरे सारे इशारे समझती हूँ। लो, फिर से आपने मेरी बात को अपने ऊपर ले लिया। मैं सिर्फ आपको नहीं बोल रही हूँ माँ, बल्कि अपने से जुड़े सभी लोगों को बोल रही हूँ जो मुझे आलसी बोलते हैं। दीपिका सोफे से उठकर भागते हुए रसोई में जाती है और गैस को बंद करती है। अरे बाप रे, बच गए मेरे छोले, वरना मैं समोसे कैसे खाती। बिना छोले के तो मुझसे समोसे खाए ही नहीं जाते। अच्छा हुआ समय से याद आ गई मुझे। दीपिका अपने आप से ही बड़बड़ा रही होती है कि तभी उसकी माँ वहाँ पर आ जाती है और सर पर जोर से मारती है। तू इस छोले के लिए तूफान की तरह भागकर रसोई में आई है? मुझे तो लगा कि कहीं आग लगा दी तूने। माँ, मैं बड़ी हो गई हूँ, ऐसे मत मारा करो मुझे। क्या करूँ, तेरी हरकतें ही मारने वाली है। सुधर जा तू, ये बचपना करना छोड़ दे, अभी भी टाइम है। चल समोसे खाते हैं अब, पागल कहीं की। थोड़ी देर बाद भावना और आरती एक साथ बैठकर समोसे खा रहे होते हैं कि तभी उनकी पड़ोसन विमला वहाँ पर आती है और दीपिका को छोले समोसे खाते हुए देखती है। बेटी, तेरी ये छोले समोसे खाने वाली आदत जाएगी कि नहीं? जब भी मैं तुझे समोसे खाते देखती हूँ, तू हमेशा छोले समोसे ही खाती रहती है। आखिर तुझे स्वाद क्या मिलता है इसमें? वही स्वाद आंटी जी, जो स्वाद आपको समोसे चटनी खाने में मिलता है। सबकी पसंद अपनी अपनी होती है ना, इसीलिए। हाँ वो तो है, लेकिन ये छोले समोसे एक साथ खाकर लगेगा जैसे हम कोई सब्जी खा रहे हैं, और चटनी के साथ खाने से दोनों का स्वाद मिलता है। आंटी जी, आपको चटनी समोसे खाना है क्या? सीधे सीधे बोलिए ना, बात को घुमाइए मत, मैं आपको दे देती हूँ खाने के लिए। अब अगर तू इतने प्यार से बोल रही है तो दे दे, मैं तुझे मना कैसे कर सकती हूँ। एक दिन तेज धूप निकली होती है और भावना मार्केट से घर आती है और देखती है कि दीपिका आराम से बैठी छोले समोसे खा रही होती है। तभी वो उसके पास जाती है। पागलों को कहीं गांव नहीं बसता है, ये बात मुझे पता है, लेकिन तू इतनी गर्मी में छोले समोसे खाकर इस बात को साबित क्यों कर रही है? क्या हुआ माँ, इसमें इतना गर्म क्यों हो रही हो? मैं तो बाहर से आई हूँ इसीलिए गर्म हूँ, लेकिन तू छोले समोसे के पीछे क्यों पागल हुई जा रही है? समोसे खा खा कर समोसे जैसी होती जा रही है, कभी खुद को शीशे में देख। क्या माँ, आप हमेशा मेरे खाने के पीछे क्यों पड़ी रहती हो? मुझे मजा आता है छोले समोसे खाने में, मैं तो कहती हूँ आप भी खा लो माँ। दूर ही रख इसे मुझसे, बाहर इतनी गर्मी हो रही है, कौन खाएगा इस गर्मी में छोले समोसे? तुझे छोड़कर बस। तो क्या करूँ माँ, मुझे भूख लगी थी, बाहर से आते हुए मुझे समोसे ही दिखे तो मैं यही लेकर आ गई खाने के लिए। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, घर का सारा राशन खत्म हो गया था, घर में बनाने को कुछ था ही नहीं, इसीलिए तू ये छोले समोसे लेकर बैठ गई खाने। खा और मर,
अब मैं तुझे कुछ बोलूंगी ही नहीं। एक दिन दीपिका अपने बॉयफ्रेंड मेहुल के साथ उसके बर्थडे पार्टी में जाती है, जहां उसके सभी दोस्तों ने खाने में छोले भटूरे, नान, समोसे, कोल्ड ड्रिंक, बहुत सारी चीजें मंगवाई होती है, लेकिन उसकी नजर सिर्फ छोले समोसे पर ही रहती है। जैसे ही खाना शुरू करते हैं सभी, वो सभी खाने को छोड़कर छोले और समोसे को एक साथ मैश करके खाना शुरू कर देती है। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। और ऐसा खाते हुए देखकर सभी उस पर हंसने लगते हैं। तभी मेहुल धीरे से उसका हाथ दबाकर बोलता है, तुम ये क्या कर रही हो? ये क्या मैनर्स है खाने के? तुम भी क्या बात करते हो? इसमें मैनर्स वाली कौन सी बात है? हम पार्टी में आए हैं, जिसका जो मन कर रहा है वही खा रहा है। मेरा भी जो मन करेगा ना, मैं भी वही खाऊंगी। तुम्हारी पसंद मुझे सबके सामने इंसल्ट फील करवा रही है। तुम एक टाइम भी सिंपल समोसे नहीं खा सकती क्या? जब देखो समोसे के साथ छोले खाते रहती हो। अरे तो मैं क्या करूं? खाना छोड़ दूं? माँ तो माँ, बॉयफ्रेंड भी मेरे छोले समोसे के पीछे पड़ गया है। अगर आप लोगों को समोसे चटनी के साथ खाने हैं तो आराम से खाओ। मुझे तो समोसे छोले के साथ ही खाना पसंद है और मैं खाऊंगी। वो तो तुम खाओगी ही, गवार जो हो। तुम्हें खाने का सही तरीका नहीं पता है। तुम्हें तो बस टेस्ट से मतलब है। कैसे खाना है, क्या खाना है, किसके सामने खाना है, उससे तुम्हें कोई मतलब ही नहीं है। मैं भी पता नहीं कहाँ फंस गया तुम्हारे साथ। अच्छा ठीक है, तो सीधे सीधे बोलो ना कि तुम मेरे साथ रहने से इंसल्ट फील करते हो। इट्स ओके, मैं जा रही हूँ। आज से तुम मेरी तरफ से एकदम फ्री हो। जाओ, कोई अपने टाइप की ढूंढ लो। ओके? घर में आलू खत्म हो गए होते हैं और उसकी नजर भिगोए हुए छोलों पर जाती है, जिसे उसकी माँ ने सब्जी बनाने के लिए भिगोया था। तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आती है और वो आलू की जगह छोले वाले समोसे बनाने लगती है। थोड़ी देर बाद वो छोले वाले समोसे चटनी के साथ अपनी माँ के कमरे में लेकर जाती है। माँ, आज आप ये समोसे खाकर बताइए कैसे बने हैं। क्यों, इस समोसे में क्या खास बात है? और आज तू समोसे के साथ छोले लाना कैसे भूल गई? छोले वाले समोसे खाना छोड़ दिया क्या तूने? अरे माँ, सब बताऊंगी, पहले टेस्ट करके बताओ तो कैसा बना है। दीपिका के बार बार कहने पर भी भावना छोले वाले समोसे को आलू के समोसे समझकर खा लेती है। उसका स्वाद हालांकि उसे अलग लगता है, लेकिन उसे समोसे बेहद पसंद आते हैं और वो दीपिका की बहुत तारीफ करती है, साथ ही छोले वाले समोसे की बुराई भी करती है। तभी दीपिका हंसने लगती है। कुछ दिन बाद दीपिका अपनी माँ से कहती है, माँ, मैं छोले समोसे की रेडी लगाना चाहती हूँ। शुरू में कोई बड़ा सा होटल या कैफे तो नहीं खोल सकती, लेकिन मैं चाहती हूँ मैं अपना कुछ स्टार्ट करूँ। क्या? हाँ माँ, फर्क बस इतना है कि पहले मैं छोले और समोसे बेचूंगी। देखो, मुझे पता है कि मुझे छोले समोसे बहुत अच्छे लगते हैं और अगर इन्हें अब मैं और अच्छे से बनाकर लोगों तक पहुँचाऊंगी ना, तो मुझे बहुत खुशी होगी इसमें। पहली बार तूने कुछ अच्छा सोचा और ये देखकर मुझे अच्छा लग रहा है। इसीलिए तू जो भी करना चाहती है मैं उसमें तेरा पूरा पूरा साथ दूंगी। अपने छोले समोसे खाने वाली बेटी की समझदारी देखकर भावना को बहुत अच्छा लगता है और अब दीपिका छोले समोसे बेचने का काम शुरू कर देती है। मोहिनी के 4 बेटों की एक ही दिन शादी होती है, लेकिन रह जाता है मोहिनी का छोटा बेटा रोहन, जिसकी शादी होने के बाद मोहिनी की 5 बहुएं और बेटों से उसका परिवार संपन्न होता है। अब जब मोहिनी ने अपने चारों बेटों की शादी एक ही साथ की है, तो छोटा बेटा कैसे पीछे रह जाता। वो भी अपनी पसंद की लड़की से शादी करके आता है और इधर मोहिनी अपनी 4 बहुओं और बेटों का गृह प्रवेश करवा रही थी। लेकिन तभी मोहिनी की पड़ोसन विमला मोहिनी को कहती है, मोहिनी, मुझे तेरी एक बात अच्छी लगी कि तूने अपने बेटों की शादी एक साथ की, लेकिन तूने जब अपने बेटों की शादी एक साथ की तो अपने छोटे बेटे के लिए कोई लड़की क्यों नहीं ढूंढी? हाँ विमला, पता है मुझे, वो भी अब शादी के लायक हो चुका है, लेकिन अभी उसकी शादी कर दी तो मुझे कौन देखेगा? ये चारों तो अपनी अपनी जोरू के गुलाम हो जाएंगे कुछ दिन में। हाँ, ये भी तू सही कह रही है। आजकल शादी के बाद बेटे माँ के कहाँ ही रहते हैं, वो तो बीवी के होकर रह जाते हैं। ये बातें चल ही रही थी कि तभी मोहिनी का छोटा बेटा रोहन एक लड़की के साथ अपने घर आता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, अब अपनी 4 बहुओं का नहीं बल्कि 5 बहुओं का गृह प्रवेश करवाओ। ये देखकर मोहिनी हैरान रह जाती है और तो और विमला ये सुनकर मोहिनी से कहती है, ले मोहिनी, आ गई तेरी 5वीं बहू। ले, अब करवा ले अपनी 5वीं बहू की भी मुंह दिखाई। ये देखकर मोहिनी अपने छोटे बेटे को जवाब देती है, खबरदार, जो तूने एक कदम भी आगे बढ़ाया। मैंने अपने हाथों से अपने 4 बेटों की शादी की रस्में पूरी की है, तो मैं उनका ही गृह प्रवेश करवाऊंगी। माँ, आपने तो जब चारों भाइयों की शादी की तो मेरे बारे में नहीं सोचा, तो मैंने भी रानी से शादी कर ली।
अब मोहिनी 4 बहुओं का तो गृह प्रवेश करा लेती है, लेकिन रोहन खुद से घर में आता है और अपनी बीवी के लिए किचन से एक गिलास पानी लाता है और अपनी पत्नी का गृह प्रवेश करवाता है। ये सब देख रही मोहिनी अपनी बेटी रोहन से कहती है, ये जो पानी तूने यहाँ गिराया है ना, इसको साफ भी तू ही करेगा पोछा मार के। मोहिनी अपनी 4 बहुओं से खुश थी, लेकिन 5वीं बहू रानी जो कि भाग कर आई थी मोहिनी के बेटे के साथ, उससे मोहिनी बात तक नहीं करती थी। अब विमला देर शाम मोहिनी के घर आती है और मोहिनी से कहती है, उस वक्त तो मैं तेरी 5 बहुओं को देखे बिना ही चली गई थी। अब करवा दे मुंह दिखाई उनकी, देख लूं आखिर अपनी मोहिनी की 5 बहुएं कैसी हैं। मैंने तो अपने हाथों से 4 बेटों की शादी की है, बाकी 5वां तो खुद करके आ गया। जो भी हो, अब करवानी तो तुझे 5 बहुओं की मुंह दिखाई ही होगी ना। पूरे मोहल्ले में तो यही हल्ला है कि मोहिनी ने अपने 5 बेटों की शादी की है। ये सब कहकर सबके सामने अपनी इज्जत मत उछाल मोहिनी। कह तो तू बिल्कुल समझदारी वाली बात रही है। मैं भी अब सबसे यही कहूँगी, भले ही मैंने उसे अपनी बहू के रूप में ना स्वीकारा हो, लेकिन है तो मेरी बहू ना। अब मोहिनी अपनी 5 बहुओं को मुंह दिखाई के लिए बुलाती है और विमला तो मोहिनी की बहुओं को देखकर हैरान रह जाती है। सीमा शॉर्ट ड्रेस पर चुन्नी डालकर आती है, दूसरी बहू फटी जीन्स टॉप पर चुन्नी डालकर आती है और तीसरी हाफ निकर और टी शर्ट पर चुन्नी डालकर आती है और चौथी बहू कट स्लीव और डीप नेक सूट सलवार में आती है। और अब बारी थी रानी की, जो कि एक बेहद सुंदर अच्छी सी साड़ी में घूंघट करके आती है। और ये देखकर विमला मोहिनी से कहती है, देख ले मोहिनी, तेरी बहुएं कैसे कपड़ों में मुंह दिखाई करवाने आई हैं। इन्हें थोड़ी सी भी शर्म है। बस मुझे तो तेरी ये छोटी बहू संस्कारी लगी, बाकी के तो ढंग ही अनोखे हैं। ये सब क्या है? आज तुम्हारी शादी के बाद ससुराल में पहला दिन है और ऐसे करवाओगे तुम अपनी मुंह दिखाई? माँ जी, भले ही मैंने शॉर्ट्स पहने हैं, लेकिन आपको तो मुंह दिखाई से मतलब है ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मुंह दिखाई से पहले तो तू अपनी हुस्न की दिखाई करवा लेना। पैर ढके नहीं जाते, मुंह ढक कर आ गई। ओ कम ऑन माँ जी, आप भी कहाँ पुराने जमाने में जी रही हैं। हम आज की लड़की हैं, आज की। और आपको उर्फी जावेद के जमाने की लड़कियों का तो पता ही है ना, वो कैसी होती हैं। एकदम हॉट माँ जी, एकदम हॉट। चुप कर बेशरम कहीं की। शर्म लिहाज सब बेच खाई है तुम सभी ने मिलकर। राम राम, उर्फी की तो तू बात ही मत कर बहू। उसका बस चले तो बिना कपड़ों के सामने ही आ जाए वो। माँ जी, अब तो हर कोई मॉडर्न हो चुका है और ये छोटे कपड़े पहनने का तो ट्रेंड है। बहू, ट्रेंड का तो पता नहीं, लेकिन तुझे देख कर लग रहा है तूने किसी पनवारी की निक्कर पहन ली है। तू भी कहाँ इनकी जोड़ी पनवाड़ी से लगा रही है। मैं तो कहती हूँ, इन्हें देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने बिजली के खम्बे पर निक्कर लटका दी हो। और माँ जी, फिर तो आप मुझ में भी कोई न कोई नुक्स निकालने ही वाली है। अब आप ही बता दो, मैं कैसी लग रही हूँ? मोहिनी, वो तूने देखा है ना टीवी पर, जो कहती है आई एम सो हॉट, मुझसे जलने वाले जलकर भस्म हो जाएंगे। विमला, इस उम्र में तू ना जाने क्या क्या देखती रहती है। तुझे भी कम जवानी नहीं चढ़ी। कहीं उस नुक्कड़ वाले पनवाड़ी से तेरा चक्कर तो नहीं चल रहा ना, जो आजकल इंग्लिश बोल रही है तू इतना? नहीं नहीं मोहिनी, कैसी बातें कर रही है। मेरा अगर इस उम्र में भी किसी से चक्कर चला तो क्या मैं उस तोंद वाले से चक्कर चलाऊंगी? तू भी ना कैसी बातें करती है। अब बारी थी मोहिनी की सबसे छोटी बहू रानी की मुंह दिखाई की, जो चुपचाप खड़ी थी। और विमला रानी का खुद से घूंघट हटाकर मुंह देखकर कहती है, कुछ भी बोल मोहिनी, तेरी छोटी बहू लाखों में एक है। देख कितनी संस्कारी है, एक शब्द अब तक मुंह से नहीं निकाला। अभी चुप है, लेकिन ये भी अपना असली रूप दिखाएगी, जैसे ये चारों दिखा रही है। किसी को राखी सावंत बनना है तो किसी में उर्फी जावेद के गुण आ रहे हैं और किसी में तो पूनम पांडे के साफ साफ गुण दिखाई दे रहे हैं। अब विमला जब मोहिनी की बहुओं की मुंह दिखाई करके जाती है तो हर कोई मोहिनी की बहुओं को लेकर बातें बनाने लगता है। और अब मोहिनी औरतों की बातें सुन सुनकर परेशान हो जाती है, लेकिन मोहिनी की बहुओं की मुंह दिखाई का सिलसिला जारी रहता है। और अब की बार मोहिनी का जेठ यानी मोहिनी की 5 बहुओं का ताया ससुर उनकी मुंह दिखाई करने आता है। अब जब मोहिनी का जेठ चंदनलाल आता है तो मोहिनी पर्दा करके यानी घूंघट में अपने जेठ के सामने खड़ी हो जाती है। और ये देखकर मोहिनी का जेठ मोहिनी से कहता है, मेरे बेटों की बहुएं कहाँ है, जरा बुला ला।
मुँह दिखाई की रस्म दे दूं? उनका ससुर हूँ, मुँह दिखाई के तौर पर बस रस्म पूरी कर दूं। जी भैया, अभी बुलाती हूँ मैं उन पांचों को। अब की बार भी मोहिनी की पांचों बहुएं वैसे ही आती हैं, जैसे वो अपने लुक में आई थी। अब मोहिनी तो घूंघट में होती है और मोहिनी का जेठ यानी कि ताया जी तो पांचों बहुओं को देखकर खास नहीं लगता है और ताना मारते हुए मोहिनी से कहता है, एक हमारा समय था जहाँ मर्दों को देख औरतें घूंघट कर लेती थी और मोहिनी में आज भी वो गुण है। क्या कहना चाहते हैं आप ताया जी? साफ साफ कहे ना। जिनकी नई शादी हुई है उनका सब कुछ दिख रहा और जो इस घर की बड़ी है उन्हें आज भी अपने जेठ ससुर से लज्जा आती है। यही फर्क है आज के समय और कल के लोगों में। हाँ हाँ ताया जी, अब कर भी क्या सकते हैं, हम तो आज के समय में जी रहे हैं। हाँ हाँ, आज के बच्चे तो जीन्स फटी ना हो तब उसे फैशन ही ना कहे। ताया जी, आपको हमारे कपड़ों से इतनी प्रॉब्लम क्यों है? मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आजकल के बच्चे को तो छोटे कपड़े पहनाना मानो फैशन है, लेकिन प्रॉब्लम कपड़ों में नहीं, लोगों की सोच में है, जो तुम्हें तुम्हारे कपड़ों से जज करेंगे। मुंह दिखाई में पैसे देकर रस्म पूरी करके ताया जी चले जाते हैं, लेकिन मोहिनी की बहुएं समझ जाती है कि अपनों से बड़े लोगों के सामने तो वो पूरे कपड़ों में आ सकती थी मुंह दिखाई के लिए, लेकिन उन्होंने मुंह दिखाई में सिर्फ मुंह को ही ढकना सही समझा। राधा एक कृष्ण भक्त थी जिसने अपने ससुराल को बहुत अच्छे से संभाला हुआ था। राधा से उसकी सास सुमति को कोई परेशानी नहीं थी, सिवाय इसके कि शादी के 3 साल होने के बाद भी राधा मां नहीं बनी थी, जिसके लिए सुमति अपनी बहू राधा से बात भी करती है। परंतु राधा, जिसको 3 साल से कोई संतान नहीं थी, वो अचानक ही 9 बच्चों की माँ बन जाती है। आखिर इसके पीछे क्या कारण था, ये तो कहानी में आगे देखने को ही पता चलेगा। ये कहानी रामपुर के गांव में रहने वाली राधा की है। कृष्ण भक्त राधा का ससुराल बहुत अच्छा था। सास सुमति भी अपनी बहू राधा से बहुत खुश थी। पति की नौकरी भले ही छोटी थी, लेकिन उसमें भी राधा खुशी खुशी अपना गुजारा कर रही थी। पर शादी के 3 साल बाद भी जब राधा की गोद सुनी होती है, तो एक शाम उसकी सास सुमति उससे आकर कहती है, बहू, अब तेरी शादी को 3 साल हो गए हैं बेटा। तूने अब तक मुझे दादी बनने की खुशखबरी नहीं सुनाई। सभी आस पड़ोस वाली औरतें मुझसे पूछती हैं कि आखिर मेरी बहू की गोद कब भरेगी। माँ जी, अब ये सब तो भगवान के हाथ में है ना, मैं क्या कह सकती हूँ इसमें। मैं तो रोज अपनी पूजा के फल में यही मांगती हूँ कि मेरी गोद भर जाए। भगवान भी ना जाने कौन सी परीक्षा ले रहा है। सुमति के जख्मों पर नमक छिड़कने उसी वक्त उसकी पड़ोसन सरला आती है, जो दोनों सास बहू की बातें सुनकर कहती है, अरे सुमति बहन, क्या अपनी बहू को बच्चे के लिए बोलती रहती हो? अरे तुमने अपने हालात नहीं देखे क्या? खाने को तो लाले पड़ रहे हैं तुम्हारे। ऐसे में तेरी बहू को अगर बच्चा हो गया तो तुम सब तो रोड पर भीख मांगने आ जाओगे। सरला आंटी, जब ऊपर वाला गोद भरता है ना, तो उनको पालने की भी क्षमता दे देता है। राधा के जवाब से सरला का मुंह बन जाता है और वो वहाँ से उसी वक्त चली जाती है। जिसके कुछ देर बाद राधा का पति सोहन घर आता है, जो उदास चेहरे के साथ अपनी माँ और पत्नी से बोलता है, माँ, राधा, मेरी नौकरी चली गई। सेठ जी ने मुझसे कम पगार पर एक दूसरा मजदूर रख लिया और मुझे निकाल दिया। हे भगवान, ये सब क्या है? एक तो वैसे ही हम लोगों का गुजारा मुश्किल से हो रहा है, ऊपर से तेरी नौकरी चली गई बेटा, अब घर कैसे चलेगा? माँ जी, आप चिंता क्यों करती हैं? भगवान ने जो सोचा होगा अच्छा ही होगा। राधा ने इतना बोला ही था कि तभी अचानक उसे चक्कर आ जाते हैं और वो बेहोश हो जाती है। उसकी खराब तबीयत के चलते सोहन और सुमति उसको सरकारी अस्पताल ले जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर उन दोनों को राधा की हालत के बारे में बताते हुए बोलती है, देखिए, आपकी बहू माँ बनने वाली है और शायद उनकी कोख में जुड़वा बच्चे हैं। बाकी साफ रिपोर्ट तो कुछ 1 महीने के बाद अल्ट्रासाउंड करवाने पर पता चलेगी। क्या मेरी बहू माँ बनने वाली है? ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। भगवान ने आखिर मेरी सुन ली। सुमति इस खबर से बहुत खुश हो जाती है। तो वहीं सोहन ये सुनकर उदास होकर राधा के कमरे के अंदर जाता है, जहाँ अपने पति का उदास चेहरा देखकर राधा बोलती है, क्या हुआ जी, आप खुश नहीं हैं क्या? मैं माँ बनने वाली हूँ। ऐसी बात नहीं है राधा, तुमको तो पता है ना कि मेरी नौकरी चली गई है और आज ही हमें खुशखबरी मिली है। अब बताओ, आने वाले बच्चे का स्वागत खाली जेब के साथ कैसे करूंगा मैं? इसलिए यही सोच रहा था और उदास था, कैसे होगा ये सब। आप ऐसा कुछ मत सोचिए, आप कल से ही नौकरी की तलाश कीजिए। देखिएगा, आपको नौकरी जल्द ही मिल जाएगी।
कुछ देर में राधा को अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है और वो घर आ जाती है। अगले दिन सोहन काम की तलाश में घर से निकल जाता है, तो वहीं राधा भी अपने गांव के कुछ बड़े घरों में काम की तलाश में जाती है, जहां उसे एक घर में झाड़ू पोछे का काम मिलता है। शाम को काम से लौटते समय सुमति राधा से पूरे दिन गायब रहने का कारण पूछती है। बहू तू कहाँ थी पूरा दिन? माँ जी, वो मैंने एक गांव के घर में झाड़ू पोछे का काम शुरू किया है। बहू तू पागल है, तू खुद माँ बनने वाली है, वो भी एक नहीं 2-2 बच्चों की। ऐसे में तू बाहर काम के लिए कैसे जा सकती है? देखिए माँ जी, आने वाले बच्चों को अच्छा भविष्य देना है तो ये तो कहना ही होगा। जब तक मैं काम कर सकती हूँ तब तक करके कुछ पैसा तो जोड़ ही लूंगी अपने आने वाली संतानों के लिए। सुमति भी राधा की बात मान जाती है और उसे काम करने से नहीं रोकती। तो वहीं सोहन को कहीं भी मजदूरी का काम मिल ही जाता है। लेकिन एक शाम जब राधा अपनी मालकिन के घर काम कर रही थी, तभी वहाँ 3-4 साल के 2 छोटे छोटे बच्चे भीख मांगते हुए आते हैं, जिन्हें राधा की मालकिन भगा रही थी। ओए जाओ यहाँ से, ना जाने कहाँ से आ जाते हैं भिखारी कहेंगे, भागो यहाँ से। मालकिन को बच्चों के साथ ऐसा बर्ताव करते देखकर राधा से रहा नहीं जाता और वो बच्चों के बाहर जाने पर उनके पीछे जाती है और उन्हें रोकते हुए कहती है, बेटा तुम दोनों ऐसे भीख क्यों मांग रहे हो? तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? आंटी हमारे माँ पापा नहीं है, हम ऐसे ही सड़कों पर रहते हैं। भूख लगी थी इसलिए कुछ मांगने आए थे, लेकिन उन आंटी ने हमें डांट दिया। इतना बोलकर बच्चे रोने लगे। ये देखकर राधा, जो कि खुद माँ बनने वाली थी, उसकी ममता उमड़ पड़ती है और वो काम खत्म करके उन दोनों बच्चों को अपने साथ अपने घर ले जाती है, जहाँ वो अपने पति और सास को सारी बात बताती है। जिस पर सोहन कहता है, राधा हम गरीब हैं और तुम्हारी कोख में भी 2 जुड़वा बच्चे हैं। इसके बावजूद हम इन बच्चों को कैसे पाल पाएंगे? देखिए जी, मैं भी एक माँ हूँ, तो मुझसे इन बच्चों का दुख नहीं देखा गया, इसलिए हम 2 रोटी कम खा लेंगे और मैं 2-4 घरों में और काम पकड़ लूंगी, लेकिन इन बच्चों को हम ही पालेंगे। अपनी बहू का बड़ा दिल देखते हुए सुमति भी उसका इस फैसले में साथ देती है और अब से वो दोनों बच्चे भी राधा के परिवार के साथ रहते हैं। समय बीतता है, राधा की प्रेगनेंसी को 9 महीने हो जाते हैं और एक सुबह जब वो सरकारी अस्पताल में अपने जुड़वा बच्चों को जन्म देती है, तो उनको देखकर सुमति खुश होते हुए कहती है, हमारा घर कितना हरा भरा हो गया। सच में बहू, आज तूने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। हाँ राधा, और देखना मैं खूब मेहनत करूँगा और अपने चारों बच्चों को एक अच्छा जीवन दूंगा। जी आप ही नहीं, मैं भी मेहनत करूंगी, आखिर ये चारों हमारे लिए एक जैसे हैं। राधा और उसका परिवार बहुत खुश था। तभी उनके कानों में कुछ बच्चों के रोने की आवाज आती है, जिन्हें सुनकर राधा अपने पास खड़ी डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर मैडम, ये शोर कैसा है? आपके साथ वाले कमरे में एक औरत अपने जुड़वा बच्चों को जन्म देने के बाद बच नहीं पाई। उसके पहले ही 3 लड़कियां थी। दोबारा से लड़के होने पर पति भी बच्चियों और माँ की लाश को यहीं छोड़कर चला गया, क्योंकि उसे लड़का चाहिए था। कैसे निर्दयी लोग हैं। अरे लड़का और लड़की एक बराबर होते हैं। बताओ, मेरी बहू को 2 बेटे हुए हैं, अगर इसकी जगह 2 लड़कियां भी होती तो भी मैं इतनी ही खुश होती। ऐसे बाप को तो बाप कहलाने का कोई हक नहीं होना चाहिए। जब औलाद को पाल नहीं सकते तो पैदा ही क्यों करते हैं? डॉक्टर, क्या मैं उन बच्चों से मिल सकती हूँ? जी जरूर। राधा अपने बच्चे को पालने में लेटाकर उन बच्चों के पास जाती है। 3 छोटी छोटी लड़कियां अपनी माँ की लाश के पास खड़ी रो रही थी, तो वहीं 2 नवजात बच्चियां पालने में थी, जिन्हें ये तक नहीं पता था कि उनके सर से उनकी माँ का साया हट चुका है। ये देखकर राधा का दिल पसीज जाता है और वो कहती है, माँ जी, सोहन जी, आप दोनों शायद मुझे इस बात की इजाजत ना दें, लेकिन मैं इन बच्चियों को यहाँ छोड़कर नहीं जा सकती। मानती हूँ हम गरीब हैं, लेकिन भगवान ने हमें अगर इनको पालने पोसने का मौका दिया है तो मैं उनको बस अपनी गरीबी के कारण जाने नहीं दूंगी। राधा, ये तुम क्या कह रही हो? हम दोनों ना मिलकर भी कमाएंगे ना, तो भी 9 बच्चों को कैसे पाल पाएंगे? बेटा सोहन, भगवान जब बच्चे देता है तो उनको पालने की क्षमता भी खुद ही दे देता है। क्यों बहू, सही कहा ना? और मेरा घर पिछले 3 साल से एक बच्चे की किलकारी के लिए तरस रहा था, लेकिन अब तो मेरी गरीब बहू के 9 बच्चे हैं। इनको पालने के लिए तो मैं खुद भी मेहनत करने को तैयार हूँ। आप लोगों के विचार सच में बहुत अच्छे हैं, इसलिए मैं सरकार से मदद की मांग करूंगी कि इन सभी बच्चों की पढ़ाई और पालन पोषण के लिए आपको सरकारी मदद मिले।
मैडम ये मदद मिले ना मिले, लेकिन अब से ये मेरी बच्चियां हैं और मैं इनको किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। राधा उन बच्चियों की माँ का अंतिम संस्कार करवाकर अपने 9 बच्चों के साथ घर आती है। सुमति दिन में बच्चों को संभालती और राधा व सोहन उनके पालन पोषण के लिए मेहनत करते। राधा और उसका पूरा परिवार गांव के लिए एक मिसाल बन जाता है कि गरीब होकर भी वो बेसहारा बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।